नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिसको आप एग्जाम में करेंगे। और ये बहुत ही कठिन टॉपिक होता है बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपको इसके चुटकी बताऊंगा कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो टॉपिक का नाम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। आप चाहे जिस भी क्लास के बच्चे हों, अगर आपको वॉइस पढ़ना है तो चुपचाप शांति से बैठ जाओ। और गारंटी हमारी 20 मिनट का वीडियो रहेगा और 20 मिनट में मैं आपको सिखा दूंगा कि वॉइस क्या होता है, किसी भी एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ वी कैन अचीव 2 मार्क अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स। सो प्लीज पे अटेंशन एंड लुक ऑन द डिजिटल बोर्ड। तो शांत होकर के डिजिटल बोर्ड पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव में होता है कर्तवाच्य और पैसिव में होता है कर्मवाच्य। देखते ही आंसर बता दोगे। अब परीक्षा में नहीं कटेंगे नंबर, तो गारंटी मेरी है। क्वेश्चन देखते ही आंसर आप दोगे, लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त इतनी सी है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस प्यारी सी वीडियो को एक शायरी के साथ। शादी से तो वो रस्ते हैं जिन्हें जंग जीतनी हो, शादी से तो वो रस्ते हैं जिन्हें जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। तो आपको जंग जीतना है ना, तभी आप साजिश किया करो, लेकिन कोशिश किया करो कि आप लोगों के दिल को जीतो। अगर आप लोगों के दिल को जीतोगे ना, तो उनके दिल पर राज करोगे, राज। तो अपने प्रेम और अपने शिष्टाचार से आप किसी के दिल को जीत सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए वीडियो को। तो ये रहा आपके सामने वॉइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉच क्या चीज़ होती है? तो वॉच माने होता है कथन। कोई भी बातें अगर कही जाती हैं तो दो तरीके से कही जाती हैं। पहली बात तो आपकी एक्टिव वॉइस होती है, दूसरी बात होती है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, ध्यान समझो बच्चों। एक्टिव वॉइस में होता है कर्तवाच, क्योंकि वॉइस की हिंदी होती है वाच और एक्टिव में होता है कर्त। और एक्टिव वॉइस दोनों साथ आया है तो इसकी हिंदी हो जाएगी कर्तवाच। सब्जेक्ट मेन कर्ता मुख्य। इसका मतलब क्या कि जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है या सब्जेक्ट माने कर्ता को प्रधान या मुख्य समझा जाता है, वह हमारा एक्टिव वॉइस होता है। सिंपल सी बात, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होगा वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मुझको प्रधान समझा जा रहा है, मुझको महत्व दिया जा रहा है। तो आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई वर्ड पहले आया तो आपने किसको इम्पोर्टेंस समझा? आपने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया। तो आपका ये क्या है बच्चा? एक्टिव है। छोटे से शब्दों में कहूँ कि अगर आपको टेंस आता है ना, तो आपको एक्टिव वॉइस आता है। क्या आता है? एक्टिव वॉइस। आपको सीखना क्या है? पैसिव वॉइस। तो बिना देर के देखते इधर लिखा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है? कर्मवाच्य, क्योंकि वॉइस में वाच होता है और पैसिव में क्या होता है? कर्म। जैसे इधर देखो, एक्टिव वॉइस में होता है कर्तवाच्य, तो वॉइस में वाच होता है और वॉइस में वाच होता है। एक्टिव में कर्त होता है और आपका पैसिव में कर्म होता है। तो एक्टिव वॉइस में कर्तवाच होता है बच्चा और पैसिव वॉइस में कर्मवाच होता है। कभी कभी एमसीक्यू के एग्जाम में आपके बन जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्तवाचक से कहते हैं और कर्मवाचक से कहते हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। एक्टिव वॉइस में कर्तवाच होता है, कर्त में कर्ता होता है, जहाँ पर कर्ता मेन होता है या कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जहाँ पर कर्म प्रधान होता है, कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो जहाँ पर कर्म प्रधान होता है उसे हम आपके पैसिव वॉइस कहते हैं। हमें अगर टेंस आता है तो हमें खुश हो जाना है, हमें क्या पढ़ना है? पैसिव वॉइस। यानी एक चीज़ आती है, एक ही चीज़ पढ़नी है। एग्जाम हमारे एक्टिव वॉइस देता है, हमें उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। तो इतनी बातें समझ आ गई आपको? फिर से रिपीट कर दूँ। वॉइस में वाच होते हैं, ये दो प्रकार के। एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में कर्तवाच होता है, पैसिव वॉइस में कर्मवाच होता है। कर्त से कर्ता बनता है, कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट मेन होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन अगर जहाँ पर पैसिव वॉइस की बात की जाए वहाँ ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू बुक, तो बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं मनीष श्रीवास्तव पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मेरी सहायता कौन कर रहा है? मेरी सहायता कर रहा है कौन? ये पेन मेरी सहायता कर रहा है, तो मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट हूँ। ये मेरी सहायता कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है? मेन वर्ब है। और किसके ऊपर पढ़ा रहा हूँ? डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो डिजिटल बोर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन है वो क्या है बच्चा? पैसिव वॉइस। और जहाँ पर आपका सब्जेक्ट मेन है बच्चा वो क्या है? एक्टिव वॉइस। इतनी बातें कन्फर्म? आगे बढ़ूँ? चलो। लिखा है किसी बात को घुमा कर कहने की क्रिया को ही पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक्टिव वॉइस है,
और कहा जाए कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये क्या है? पैसिव वॉइस। यानी काम वही है, बस बात को घुमा कर कहा जा रहा है। जैसे मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ, किताब मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है। बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, खिलौने बच्चों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। तो बात उतनी सी है, किसी बात को घुमा कर कहने की क्रिया ही पैसिव वॉइस कहलाती है, बस दैट्स ऑल। अब आगे बात आती है, ध्यान देंगे एग्जाम्पल के रूप में, मनीष इज टीचिंग इंग्लिश। मनीष कौन है? यानी मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यानी मनीष सब्जेक्ट मेन है, तो एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मनीष। तो इंग्लिश को महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? ऑब्जेक्ट को। और अगर ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट मेन तो आपका एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट मेन तो पैसिव वॉइस। किसी बात को घुमाकर कहने की क्रिया पैसिव वॉइस कहलाती है, बस। अब आगे कहा गया है ऑब्जेक्ट पहचानने के नियम। भैया टेंस आता है तो एक्टिव वॉइस आता है, बनाना पैसिव वॉइस है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? जब आप ऑब्जेक्ट को पहचानोगे तभी आप पैसिव वॉइस बनाओगे। तो उसका तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। लिखा हूँ कि किसी भी वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए उस वाक्य में क्या और किसे कहकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यानी कोई भी सेंटेंस लिखा है हिंदी में या इंग्लिश में है, उस सेंटेंस में आप क्या और किसे कहकर प्रश्न पूछो, जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, वह तुम्हें जानता है, इसका अनुवाद होगा ही नो यू, एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाओगे? जब आपको ऑब्जेक्ट पता होगा तब। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? क्या और किसे। अब मैं यहाँ क्या कहकर प्रश्न पूछूंगा, जैसे वह तुम्हें जानता है, तो वह क्या जानता है? कोई आंसर नहीं आया। लेकिन अगर मैंने किसे कहा, वह किसे जानता है, तो आपका आंसर आया तुम्हें जानता है। तो तुम्हें को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। और यू क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट है। तो इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो हो जाएगा यू आर नोन बाई हिम, यू आर नोन बाई हिम। आप कहोगे मनीष सर आप इतना जल्दी कैसे बता दिए? क्योंकि मुझे आता है, और आप भी तुरंत बताओगे क्योंकि आपको भी आएगा, तुरंत तुरंत तुरंत। लेकिन वीडियो को देखते रहो तब। आगे देखो बच्चा, कहा गया है कि करण कल आम खाएगा। करण कल आम खाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है कि करण विल ईट मैंगो टुमारो, करण विल ईट मैंगो टुमारो। तो इसमें करण को महत्व दिया गया है, तो कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर करण के काम को महत्व दिया जाएगा तब, जैसे करण कल क्या खाएगा, तो आंसर क्या आया? आम खाएगा। तो आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट। और आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो। तो ये था तरीका, आपको सुनवाया होगा। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं किनारे हो जाता हूँ, आप पहला पेज है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट्स बनाइए, तब मैं सेकंड पेज पे आता हूँ। तो ये रहा आपके सामने इसका सेकंड पेज। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मैंने कि टाइप्स ऑफ पैसिव, यानी पैसिव कितने प्रकार के होते हैं। कभी एग्जाम में पूछेगा या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कौन से पैसिव बनेंगे, तो वो टेंस के होंगे, या वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के पैसिव होंगे, या इम्परेटिव के होंगे, या इन्फिनेटिव के होंगे। तो बिना देर के देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है टाइप्स ऑफ पैसिव, कर्मवाचक के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पैसिव। इसका मतलब क्या होता है कि कर्मवाचक के प्रकार, यानी पैसिव कितने प्रकार के होते हैं, तो वही 4 प्रकार होते हैं। यू कैन से दैट कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर टू एनी पर्सन टेंस, सेकंड ऑफ ऑल वी कंसिडर एनी पर्सन मॉडल हेल्पिंग वर्ब, एंड थर्ड ऑफ ऑल वी कंसिडर एनी पर्सन इम्परेटिव, एंड फोर्थ ऑफ ऑल वी कंसिडर एनी पर्सन इन्फिनेटिव। किसी को हम बताएंगे टेंस होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, इम्परेटिव होता है और इन्फिनेटिव होता है। ये 4 प्रकार के हमारे पैसिव वॉइस होते हैं बच्चा। तो अभी हमको इस 4 प्रकार के पैसिव वॉइस को पढ़ना और समझना है। लेकिन एक बात और, इन चारों प्रकार के पैसिव वॉइस में 3 ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जो आपको चारों पैसिव वॉइस को बनाते हुए समय काम देंगे। और अगर इस तीनों रूल को आपने देखा, सोचा, समझा, नोट्स बनाया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी पैसिव वॉइस कहीं जाने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना देर के देखिए, यहाँ पर आपके फर्स्ट रूल है और सेकेंड है, और तीसरे पेज में आपका तीसरा नंबर रूल है। तो फर्स्ट नंबर रूल क्या है देखते हैं, चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। आपके एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं। देयर आर मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ दिस एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपके इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के 3 महत्वपूर्ण नियम है, और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, पहला नियम ये है, रूल नंबर फर्स्ट, कि जब कोई आप ट्रांसलेशन करते हो तो आप लिखते हो सब्जेक्ट।
फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर आप मेन वर्ब लिखते हो और ऑब्जेक्ट लिखते हो। तो ये तो आप जानते होगे, इसे शॉर्टकट में SHMO कहते हैं। S फॉर सब्जेक्ट, H फॉर हेल्पिंग वर्ब, M फॉर मेन वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ट्रांसलेशन करते समय ये चीज़ें आपके दिमाग में सेव होंगी। पर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसके रूल के फर्स्ट अकॉर्डिंग, तो आप पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो फर्स्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से ले आओगे आगे, तो आगे आने पर ये बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट बच्चा? न्यू। बोल नहीं रहे हो, बोलो कौन सब्जेक्ट? न्यू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉपिक वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। जो नया सब्जेक्ट आएगा इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक्टिव वॉइस में यहाँ ईच है तो यहाँ ईच ही लिखो, यहाँ वाच है तो यहाँ वाच लिखो। नहीं बाबा, आपका जो ऑब्जेक्ट है पीछे का, ये आपका न्यू सब्जेक्ट बना, इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। और एक बात, पैसिव वॉइस में आपके एक्टिव वॉइस में एमबी के साथ आईएनजी हो, सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, नो डाउट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जब कभी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर हमारा मेन वर्ब जो होगा उस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। उसके बाद एक वर्ड आएगा जिसे बाई कहते हैं, बाई लिखोगे और ये आगे जो सब्जेक्ट है ये पीछे आएगा, एरो मैंने बनाया है, ये पीछे आकर न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपको कहने का तरीका इतना सा है कि पीछे का ऑब्जेक्ट आगे आकर न्यू सब्जेक्ट बनेगा और आगे का सब्जेक्ट पीछे जाकर न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। और अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर दैट रिमेंबर दिस टॉपिक, आफ्टर दैट रिमेंबर दिस पॉइंट वी। और उसके बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, फिर बाई का यूज होगा और न्यू ऑब्जेक्ट लगेगा। इतनी बातों को आपको दिमाग में रखना है कि पीछे का आगे, आगे का पीछे और आगे का पीछे करने में जो आपके पीछे के आगे होंगे, इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है कि पीछे का आगे करना है और आगे का पीछे करना है। और जब कभी पीछे का ऑब्जेक्ट आगे आकर न्यू सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे, एमबी का थर्ड फॉर्म करेंगे, बाई का यूज करेंगे। उसके बाद आपका जो आगे सब्जेक्ट था उसको पीछे ले जा करके हम न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे। दैट्स ऑल। कितना सिंपल है। अब इसी से लगा हुआ सेकंड नियम है कि जब ये सब्जेक्ट उड़कर यहाँ से पीछे हम लगाते हैं तो इसके पहले बाई आता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें चेंजिंग होती है। तो किसमें क्या चेंजिंग होती है समझो। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज इनटू न्यू ऑब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है जब ये चेंज होगा कहाँ पर, न्यू ऑब्जेक्ट में, तो क्या चेंजिंग होगी, अगर कहीं पर आपके एक्टिव वॉइस में ही वर्ड आएगा तो यही पीछे जाकर के बाई हिम हो जाएगा, सी आएगा तो पीछे जाकर बाई हर हो जाएगा, इट आएगा तो पीछे जाकर इट्स हो जाएगा, किसी का नाम आएगा तो बाई नाम ही रहेगा, यू आएगा तो बाई यू हो जाएगा, वी आएगा तो बाई अस हो जाएगा, और दे आएगा तो बाई देम हो जाएगा, और कहीं पर हु आएगा तो बाई हुम हो जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे कि आपको कभी कभी दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि कोई ट्रांसलेशन करते हो तो वहाँ पर ही के साथ हिज आता है, यहाँ पर ही के साथ हिम है। तो बाबू इसको ध्यान दो, कभी भी ट्रांसलेशन करते समय जहाँ पर अपने शब्द आता है वहाँ पर सब्जेक्ट अगर आई होता है तो अपने के लिए माई होता है। क्या होता है? माई। लेकिन यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा? मी आएगा। क्या आएगा? मी। और कहीं पर अगर ही सी है तो सी के साथ अपने के लिए भैर होगा और पैसिव वॉइस में भी होगा। इट में भी वही है, नेम में भी वही है। लेकिन यू अगर आएगा तो यू के साथ अपने के लिए योर हो जाता है और वी के साथ अपने के लिए आवर हो जाता है। पर यहाँ पर क्या है बच्चा? अस है। दे के साथ दियर होता है, पर यहाँ पर क्या है बच्चा? देम है। हु के साथ बाई होम है। तो अपने के लिए वहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं और पैसिव वॉइस में यहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है बच्चा, आपको दिमाग में रखना है ही के साथ बाई हिम, सी के साथ बाई हर, इट के साथ बाई इट्स, किसी का नाम आएगा तो बाई नेम करेंगे, यू आएगा तो बाई यू रहेगा, वी आएगा तो बाई अस रहेगा, दे आएगा तो बाई देम रहेगा, हु रहेगा तो बाई होम, आई रहेगा तो बाई मी रहेगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तीसरे पेज पे आता हूँ। तो ये रहा आपका तीसरा पेज और तीसरा नंबर रूल। तो तीसरा पेज और तीसरा नंबर रूल में क्या है? लिखा है चेंज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का परिवर्तन। आपको बताना चाहूँगा कि आपके 4 प्रकार में टेंस हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद मॉडल पढ़ेंगे। तो टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब बदलना होता है, पर किसका चेंजिंग कैसे होता है इसको कोई बताता है तो आप बार बार भूल जाते हो, पर मैं बता रहा हूँ ना, विश्वास रखो कि आप नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से देखो बच्चा। लिखा है टेंस, तो प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद पास्ट टेंस है, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट में होता है वर्तमान,
पास्ट में होता है भूत और फ्यूचर में होता है भविष्य। प्रेजेंट की पहचान है हूँ हो होती है और पास्ट की पहचान था थी थे होती है, फ्यूचर की पहचान गा गी होती है। यानी कोई भी सेंटेंस के अंतिम में है हूँ हो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। कोई भी सेंटेंस के अंतिम में था थी थे आता है तो पास्ट टेंस होता है। कोई भी सेंटेंस के अंतिम में गा गी आता है तो फ्यूचर टेंस होता है। तो ये तो टेंस की पहचान हो गई। और सब में 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट भी रहेगा और ये पास्ट में भी रहेगा और ये फ्यूचर में भी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चारों में 4 प्रकार के जो टेंस हैं, जैसे यहाँ पी लिखा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी पी है, इसका मतलब पास्ट। यहाँ पर एफ है, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर। और यहाँ पर आई सी पी, इसका मतलब इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप इतना समझो, PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PCT प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PPCT प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे यहाँ पर भी है PIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस, PCT पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, PPT पास्ट परफेक्ट टेंस, PPCT पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और FIT फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FCT फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, FPT फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FPCT फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इतनी सी बातों को दिमाग में रखो कि 4 ऐसे टेंस होते हैं जिसके पैसिव नहीं बनते हैं। पहला तो आपका प्रेजेंट का चौथा नंबर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता और तीसरा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता और चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो 4 तो दिमाग से हट गए, अब बच्चे 8 और 8 के जो पैसिव वाइज बनते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है इसको देखो। लिखा है डू डज, तो डू डज का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको एक चीज़ बताऊं, ध्यान देना, यहाँ पर डू नॉट है, डू डज है, यहाँ पर डिड है। आपका हमेशा कंफ्यूजन हो जाते हो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज चेंज करने में। होना भी है क्योंकि बाबू आपको पता है कि डू नॉट और डज नॉट या डिड नॉट कब आता है? जब निगेटिव फॉर्मेशन होता है तब। और आपको पता है कि जहाँ पर एमबी के साथ यस लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म लगता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय दिक्कत होती है, लेकिन आप इस चीज़ को फील करते हो लेकिन जान नहीं पाते हो। तो आपको पता होना चाहिए डू नॉट और डज नॉट का यूज या डिड नॉट का यूज कहाँ पर करते हैं? जब निगेटिव फॉर्मेशन होता है तब। अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस से होता है और पास्ट इंडेफिनिट में एमबी का सेकंड फॉर्म होता है। पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है डू नॉट डज नॉट यानी डू या डज का उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इच एमआर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट और हैज बीन है बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतना आपको पता है। डिड और वाज वर, हैड और हैड बीन, इतना भी आपको पता है। विल शैल और विल बी शैल बी, विल हैव और शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन, इसको भी आपको पता है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना सिखाता हूँ कि जब कभी भी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी जो नीचे है ना इच एम आर, इसको आप यहाँ रखो तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इच एम आर लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इच करना है, प्लूरल है तो आर करना है, आई है तो एम का यूज करना है, हो जाएगा। आगे बच्चा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको ध्यान देना है कि भैया ये चीज़ तो उठाकर आप यहाँ रख दिए, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करोगे? तो आपको दिमाग में फिट करना है बाबू कि आपको सबके साथ बीइंग जोड़ना है। तो यहाँ इज बीइंग हो जाएगा, एम बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा। यानी ये सेकंड नंबर उड़कर फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में बीइंग जुड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। क्या करना है? फोर्थ में देखो हैज़ बीन और हैव बीन है और थर्ड में हैज़ हैव है, तो ये फोर्थ नंबर उठाकर आपको यहाँ रखना है, इसका पैसिव नहीं बनता। कितना सिंपल है। सेकंड नंबर उठकर फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में बीइंग जुड़ जाएगा, फोर्थ नंबर उठकर थर्ड में जाएगा और फोर्थ का पैसिव नहीं बनता। ऐसे इसमें भी करना है। पास्ट कंटीन्यूअस का वाज वर उड़कर पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और पास्ट कंटीन्यूअस में बीइंग जुड़ जाएगा तो हो गया वाज वर, वाज बीइंग, वर बीइंग। ऐसे यहाँ पर करना है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैड बीन उड़कर आपके पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता नहीं है। ऐसे ही आपको फ्यूचर में करना है। विल और शैल पहले से है, यहाँ पर विल भी शैल भी होता है। अब कंटीन्यूअस का हेल्पिंग उठाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस का हेल्पिंग उठाकर फ्यूचर इंडेफिनिट में रख दो और फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं है। और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? विल हैव बीन होता है और शैल हैव बीन होता है।
और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव शैल हैव होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का उड़ करके यहाँ जाएगा तो हो जाएगा विल हैव बीन शैल हैव बीन, और इसका पैसिव बनता नहीं है। कितना सिंपल है बच्चा। लिखा है कि सेकंड नंबर उठकर फर्स्ट में गया, सेकंड में बीइंग जुड़ गया, फोर्थ नंबर उठकर थर्ड पे गया, फोर्थ का नहीं बनता है। सेकंड नंबर उठकर फर्स्ट में गया, सेकंड में बीइंग जुड़ गया, फोर्थ नंबर उठकर थर्ड पे गया, फोर्थ का नहीं बनता है। सेकंड नंबर उठकर गया फर्स्ट बन गया, सेकंड नंबर का नहीं बनता। फोर्थ नंबर उठकर गया थर्ड में, और फोर्थ का नहीं बनता। तो ये तीनों रूल को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप चुटकी में पैसिवाइज कर लोगे। तो अब मैं आता हूँ कैसे करना है, और मैं करके दिखाऊंगा आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पैसिवाइज कैसे चेंज करें। तो ये आपका हो गया टेंस का पैसिवाइज कैसे चेंज करें। हमने रूल बता दिया, समझा दिया। अब इसको हम करवाने जा रहे हैं, कैसे एग्जाम में करना है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पैसिवाइज कैसे चेंज करें। तो आप थोड़ा भी बोरिंग नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं ये भविष्य की चीज़ें हैं बच्चा। पूरे 24 घंटे में आपने क्या किया मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपके जीवन के अगर 20 मिनट आपसे मांग रहा हूं और आपके जीवन में कुछ आपको दे रहा हूं, तो आप मुझे 20 मिनट समर्पित कर दो। मनीष भैया आपको मैं 20 मिनट दे रहा हूं, आप पढ़ाओ एक्टिवाइज पैसिवाइज। जो मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो के समाप्त होने के बाद आप खुद कहोगे कि मज़ा आ गया भैया। तो बिना देर के चलिए आपके टेंस के पैसिवाइज को चेंज करते हैं। तो आइए, तो ये है आपके सामने टेंस का पैसिवाइज चेंज करना। यहाँ पर लिखा है टेंस, और टेंस में देखिए नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल। आपको एक चीज़ बताऊं, ध्यान देना, कभी भी सिंपल प्रेजेंट हो या पास्ट सिंपल हो तो आपको इसको ध्यान देना है कौन सा टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट हो या प्रेजेंट सिंपल हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और अगर पास्ट सिंपल हो या सिंपल पास्ट हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, तो आपके एक्टिवाइज में लिखा है ही डिलीवर्स द लेटर। वो पत्र को डिलीवर करता है। वो पत्र को क्या करता है, डिलीवर करता है। करता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यस यस आया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका पैसिवाइज करेंगे तो आप देखो पीछे का जो है वो आगे हो जाएगा। तो पीछे क्या है अपने पास, लेटर्स है। तो लेटर को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया। तो लेटर्स प्लूरल है, और ये प्लूरल अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नीचे इज एम आर होता है। तो उसमें हमने उसको उठाया, तो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ क्या हो गया, आर। तो हो गया द लेटर्स आर डिलीवर्ड। और आगे सी है तो पीछे आकर क्या हो जाएगा, बाई हर। क्या हो जाएगा, बाई हर। तो पैसिवाइज हो गया कि द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाई हर। पत्र उसके द्वारा दिए गए, पत्र उसके द्वारा दिए गए। सेकंड नंबर में यही चीज़ देखो भैया है पास्ट सिंपल में, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आप कैसे करोगे, सी डिलीवर्ड द लेटर। आपको पहचान में आ गया कि डिलीवर्ड वर्ड आया है, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसका आप पैसिवाइज चेंज करोगे तो हो जाएगा द लेटर वर। वर क्यों आया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के नीचे पास्ट कंटीन्यूअस होता है। और आपका लेटर्स क्या है, प्लूरल है बच्चा। तो लिख देंगे द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाई हर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ फ्यूचर में है, सी विल डिलीवर द लेटर। आपको दिमाग में है कि भैया ने बताया था कि विल और सेल कहाँ आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आपका हो जाएगा द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाई हर। कितना सिंपल है ना। कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इधर देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर होता है। सी इज डिलीवरिंग द लेटर्स, पैसिवाइज द लेटर्स आर। आपको बताया था ना इज एम आर के साथ क्या जुड़ेगा, बीइंग। तो हो जाएगा द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड। ओके आगे बच्चा पास्ट कंटीन्यूअस में सी वाज डिलीवरिंग द लेटर्स। अब वही चीज़ है, आपको बीइंग मात्र जोड़ना है। द लेटर्स वर डिलीवरी द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबके अंतिम में बाई हर को जोड़ देना है, यानी उसके द्वारा। तो आपको ये चीज़ पता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वही चीज़ है बच्चा, रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स। आयशा इज बेकिंग अ केक। द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स। आई एम वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। इसका पैसिवाइज यहाँ पर है, न्यूज रिपोर्टर्स आर रिटन बाई रिपोर्ट्स। केक इज बेइंग बेक्ड बाई आयशा। न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाई द कंपनी। टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाई मी लास्ट नाइट। तो ये आपके सामने है बच्चा क्लास वर्क। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट बना के आप इसको नोट्स में बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक शायरी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूँगा कि कोयल बैठी डाल पर और हमने सोचा तोता है।
कोयल बैठी डाल पर हमने सोचा तोता है, जब याद आपकी आती है तो दिल मेरा रोता है बच्चों, जब याद आपकी आती है तो दिल मेरा रोता है बच्चों। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पास हो जाते हैं, रोते रोते जाते हैं, विदाइयाँ होती हैं, फिर कभी मिलते हैं तो हम लोग की भी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों में ही पूरा दिन बीतता है, बच्चों में ही हम सब का सब कुछ है। बच्चों के चेहरे पे खुशी हमारी खुशी होती है। तो बच्चों, आपकी याद जब आती है तो दिल बड़ा रोता है। जहाँ रहो खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो। तो अभी मैंने सिखाया कि पैसिव वॉइस 4 प्रकार के होते हैं, टेंस, मॉडल, इम्परेटिव और इन्फिनेटिव। तो टेंस का मैंने सिखा दिया कैसे करना है। अब हम सीखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, ताकि इम्परेटिव और इन्फिनेटिव एक वीडियो में हो जाए और टेंस और मॉडल एक वीडियो में हो जाए और आपको दिक्कत भी ना हो। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं बच्चा। यहाँ पर देखो लिखा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो पहले इसको समझो, मॉडल क्या होता है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल एग्रीड वर्ब यानी सहायक क्रिया मॉडल कहलाती है। एच, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, हैड, हैव, वुड, शुड, ये सब क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय जो मॉडल अकेले होगा उसके साथ बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय? बी। यानी कोई भी मॉडल अगर अकेले होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? पैसिव। या अकेले क्या होता है, जैसे कैन अकेले है बच्चा, कुड अकेले है बच्चा, शुड अकेले बच्चा और मस्ट क्या है? अकेले है। लेकिन तथा जो मॉडल अकेले नहीं होगा उसके साथ हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाएंगे? बीन लगाते हैं। जैसे क्या अकेले नहीं है? कुड के साथ हैव है तो कुड हैव अकेले है, शुड के साथ हैव है तो शुड हैव है, इधर मस्ट के साथ हैव है तो ये हैव है। यानी ये अकेले नहीं है। अकेले क्या क्या है? कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है। ऐसे बहुत सारे मॉडल जो अकेले होंगे उनका पैसिव वॉइस बनाते समय हम बी जोड़ेंगे और जो मॉडल के साथ कुछ ना कुछ लगा होगा उसके साथ हम बीन जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर है कैन। कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड मीन्स क्या होता है? सका, सकी, सुके। और कुड हैव मीन्स क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे। और एम बी का थर्ड फॉर्म। एक बात ध्यान देना, जहाँ पर सकता था आएगा वहाँ पर आप ट्रांसलेशन करोगे तो कुड के साथ हैव जोड़ोगे, और जब हैव आएगा ना बच्चा तो जो आपका वो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कौन से फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। तो इस बात को दिमाग में रखना कि जितने भी मॉडल के साथ था वर्ड आएगा वहाँ हैव होता है और अंतिम में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आपके सामने कुड हैव है तो इसका मीन सकता था, सकती थी, सकते थे होता है। यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर शुड। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। और अगर शुड के साथ हैव जोड़ दिया तो क्या बन गया? चाहिए था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मस्ट मीन्स क्या होता है? चाहिए। और मस्ट हैव मीन्स क्या होता है? चाहिए था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बात ये आती है कि सर जी चाहिए के लिए शुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और चाहिए के लिए मस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो बच्चा ध्यान देना है कि जब कोई ट्रांसलेशन करते समय जरूर या अवश्य वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, लेकिन मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए तो आई मस्ट रीड। चाहिए वर्ड भी अंतिम में आ रहा है और ज़रूर या अवश्य बीच में आ रहा है तो मस्ट का यूज करना, और अगर केवल चाहिए वर्ड आएगा ज़रूर या अवश्य नहीं आएगा तो शुड का इस्तेमाल करना। ऐसे भी चाहिए था में है, अगर चाहिए था में कहीं न कहीं ज़रूर या अवश्य वर्ड आएगा तो आप मस्ट हैव का यूज करना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो समझ में आया बच्चों? तो ये है आपके सामने लिखा है 8वां नंबर। वहाँ तक क्या था? 7वां नंबर था। 8वें नंबर में ought to लिखा है और ought to have। तो ought to में होता है चाहिए और ought to have में चाहिए था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बात आती है कि should भी चाहिए होता है, must में इसमें चाहिए होता है, ought to में भी चाहिए होता है। तो जहाँ ज़रूरी अवश्य आता है वहाँ must का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ज़रूरी अवश्य नहीं आता वहाँ should का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई भी सेंटेंस में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे कर्तव्य की बात है और अंतिम में चाहिए वर्ड आया, वहाँ पर ought to का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें अपनी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तो माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी आर टू सर्व आवर पेरेंट्स। वी आर टू सर्व आवर पेरेंट्स। ought to का इस्तेमाल हमने किया, लेकिन अगर चाहिए था होता और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना यूज होता तो वहाँ ought to have का यूज करते बच्चा। तो अब ऐसे ही मे या माइट है। मे या माइट में क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। तो आप कैन में भी सकता है, सकती है, सकते हैं होता है, लेकिन मे या माइट में भी होता है। तो कहाँ पर कैन का इस्तेमाल, कहाँ पे मे या माइट करोगे? तो ध्यान समझना, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी काम की संभावना होती है, वहाँ पर सकता है कि ये मे या माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हो मे आई कमिंग सर, तो सर कहते हैं यस कमिंग या नो कमिंग।
तो उनके पास ऑप्शन होता है और आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि सर हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं। वहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करते हो, मे आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप कैन आई कमिंग सर नहीं कहते हो। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर मे या माइट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मे या माइट के साथ हैव का इस्तेमाल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सकता था, मे नंबर का थर्ड फॉर्म। लेकिन वहाँ पर क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। तो जहाँ पर किसी चीज़ की संभावना की जाती है, सकता है आएगा तो मे या माइट का इस्तेमाल करना है, सकता था आएगा तो मे हैव या माइट हैव का इस्तेमाल और मे नंबर का थर्ड फॉर्म करना है। और आगे बच्चा हैज़ टू और हैव टू, ये क्या है, तो कोई भी ट्रांसलेशन करते समय जहाँ पर लास्ट में ना है, नी है, ने है आएगा, तो वहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हैज़ टू का इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव टू का इस्तेमाल करना। जैसे मुझे पढ़ाना है तो आई हैव टू टीच, आई फॉर प्लूरल। एक बात और, कभी कोई पूछेगा आई सिंगुलर होता है आई प्लूरल होता है, तो आप ध्यान देना कि आई जब तक प्रेजेंट टेंस में होता है आई प्लूरल होता है, और आई जब पास्ट टेंस में आता है तो आई सिंगुलर हो जाता है, और फ्यूचर में आई के साथ सेल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपने देखा होगा आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हो, वाज का, और इधर आई हैव का इस्तेमाल करते हैं, आई डू नॉट करते हैं। तो आई प्रेजेंट में क्या है, प्लूरल है, और पास्ट में क्या है, सिंगुलर है। तो कोई पूछे तो आप बता देना, कंफ्यूज मत होना बच्चा। आगे कहा गया है हैज़ टू हैव टू, यानी ना है, नी है, ने है। इसी का अपोजिट ना था, नी थे, ने थे। अगर कहीं पर ना था, नी थे, ने थे आएगा अंतिम में, वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, आपको डरना नहीं है, आपको वहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल करना है। जैसे उसे वहाँ जाना था, आपको कहना है ही हैड टू गो देयर, उसे वहाँ जाना था। तो ये था आपके सामने मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पैसिव। एक एग्जांपल लिखा हूँ, जैसे तुम्हें किताब लेनी है तो इसका ट्रांसलेशन में होगा यू हैव टू टेक द बुक। हैव टू क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अंतिम में नी है, कहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल होगा प्लूरल होने पर। तो यू प्लूरल है तो यू हैव टू टेक द बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो रोल नंबर फर्स्ट में देखो, पीछे जो आपका है इसको उठाकर न्यू सब्जेक्ट बनाए हैं, तो आपका द बुक हो गया, यहाँ पर द कैपिटल से हो जाएगा टी। और बुक है तो ये सिंगुलर है तो हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, और हैज़ टू के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मॉडल कैसा है, अकेला है। तो द बुक हैज़ टू बी, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय यू, टेकन बाय यू। तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिव चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये था आज प्यारा सा वीडियो। अगर आपको तनिक भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, और आपने अपनी वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय श्री राम।